निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहां चली है रस्म कि ना कोई सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर्टिकुलर पार्टी का क्या अंजाम होगा, क्या उनका मुस्तकबिल होगा और आने वाले इलेक्शन में जो सूरत हाल होगी, जो नक्शा पाकिस्तान के उफक पर उभरेगा वो क्या होगा। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी पर चढ़ा दिया गया ज़ियाउल हक साहब की तरफ से, उसके बाद ज़ियाउल हक की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रश करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल किए गए, जिसमें सरेआम कोड़ों की सज़ा भी शामिल थी। 1986 में बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने एक बहुत बड़ा जलसा किया मीनार पाकिस्तान लाहौर पर, और 1988 में अल्टीमेटली जब इलेक्शन हुए तो हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़ अक्सरियत हासिल की और बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उस वक्त हुकूमत बना ली थी। हालांकि जब इनको दबाया जा रहा था पीपल्स पार्टी को, उसके बावजूद फिर पीपल्स पार्टी सियासी उफक पर उभरी और उन्होंने हुकूमत बनाई। 2002 में नवाज शरीफ साहब ने 15-16 MNAs उनके पास बड़ी मुश्किल से थे। ये बात मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी तस्लीम की है। उसके बावजूद 2013 में वही शख्स पाकिस्तान का वजीर आजम बनता है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसके जवाब में बड़ी ज़बरदस्त दलाइल दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में मसला इक़्तिदार का है, इस वक्त पाकिस्तान में मसला वजीर आजम की कुर्सी का है, इस वक्त पाकिस्तान में मसला अपनी ज़ात और अना का है, इस वक्त पाकिस्तान में मसला पाकिस्तानियों का नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान में मसला 23, 24, 25 वर्षों एवर जितनी पाकिस्तानी कौम है उसका नहीं है। तो खान साहब ने तो सियासत से तो दरकिनार, बेनज़ीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब के बरअक्स वो तो पाकिस्तान से बाहर ही नहीं गए, भागे ही नहीं है, वो तो पाकिस्तान में मौजूद है। कि ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब को साइड लाइन करना है, उनकी सियासत को ख़त्म करना है, उनकी जमात को तोड़ना है और उसके बाद इमरान खान साहब को अडियाला जेल रावलपिंडी में रखना है या फिर कोट लखपत लाहौर में रखना है। ये फैसला होना भी बाकी है। तो अवामी पाकिस्तान की अवाम के जहनों में हमेशा से ये सवाल रहा है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट, क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, क्या फ़ौज पाकिस्तान सियासत में मुदाखलत करती है या नहीं करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली वक्त शाह अपने फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। फैज़ अहमद फैज़ साहब ने कहा था कि निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहां चली है रस्म कि ना कोई सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। फैज़ अहमद फैज़ साहब का ये शेर आज के इस दौर में एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी पर, सियासी जमात पर मुकम्मल तौर पर सादिर आता है, क्योंकि उस सियासी जमात के लोगों पर, कारकुनान पर, उस सियासी जमात के नुमाइंदगान पर इस वक्त कड़ा इम्तिहान का वक्त है और उन नुमाइंदगान की अक्सरियत इस प्रेशर को बर्दाश्त ना करते हुए, अक्सरियत इन द सेंस के आप कॉमन लोगों की अक्सरियत कह लें, वो इस प्रेशर को बर्दाश्त ना करते हुए पार्टी से किनारा कश हो रही है। मगर इस पार्टी के जो चेयरमैन है, जो रूह रवा जिसे समझा जाता है, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। उनके हवाले से उनको तोड़ने के लिए, अवाम में उनका इमेज ख़राब करने के लिए बहुत सारे प्रोपोगेंडे आप कह लें किए गए, इख्तियार किए गए, मगर वो सब के सब नाकाम हुए और वो शख्स इस वक्त तक अभी तक मुकम्मल तौर पर अपने आसाब के साथ इस आसाब शिकन जंग के सामने सीना सपर है। यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा जो इस वक्त अवामी हलकों में डिस्कस हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर्टिकुलर पार्टी का क्या अंजाम होगा, क्या उनका मुस्तकबिल होगा और आने वाले इलेक्शन में जो सूरत हाल होगी, जो नक्शा पाकिस्तान के उफक पर उभरेगा वो क्या होगा। इस हवाले से सर्वेस की बात करने से, या मिफ्ता इस्माइल साहब ने इवन एक बहुत बड़ा दावा किया, उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हुकूमती नुमाइंदे हैं और हुकूमत की नुमाइंदगी वो करते रहे और इस वक्त जो हुकूमत वफाक में बैठी है उस हुकूमत के बहरहाल वो हम जमात हैं, उनकी जमात का हिस्सा ज़रूर है सियासी तौर पर। उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं जो चौंका देने वाले हैं, जो आम पाकिस्तानी अवाम को जानना इसलिए ज़रूरी है कि हुकूमती नुमाइंदे की बातें हमारी ज़िंदगी का पर बराह रास्त असर करती है और वहाँ से तयन होता है कि आने वाले वक्त में हालात क्या होंगे, क्या कोई उम्मीद की किरण फूटेगी या फिर इसी तरह से ये जो एक सफ़र है नाउमीदी का और यास का, ये इसी तरह जारी रहेगा। देखिए
यहाँ ये बात समझने के काबिल है कि जब किसी पार्टी पर कड़ा वक्त होता है, अगर उस पार्टी के रूह रवा अपने नजरिए पर कायम रहे तो वो पार्टी इन मुश्किल हालात से निकल जाती है। उसकी एक वाज़ेह मिसाल, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी पर चढ़ा दिया गया ज़ियाउल हक साहब की तरफ से, उसके बाद ज़ियाउल हक की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रश करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल किए गए, जिसमें सरेआम कोड़ों की सज़ा भी शामिल थी। मगर पीपल्स पार्टी के जो उस वक्त की रूह रुआ थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने इस्तकामत का मुजाहरा किया। अगरचे वो पाकिस्तान से बाहर थी मगर उन्होंने सियासी तौर पर विदड्रॉ करने से इनकार किए रखा। और जब 1986 में वो पाकिस्तान आई तब हुकूमत थी ज़ियाउल हक साहब की। ज़ियाउल हक साहब रोकना चाहते थे मगर अवामी दबाव को देख कर, क्योंकि माशाल्लाह कुछ अर्सा गुजर चुका था, ज़ियाउल हक साहब ने रोकने से खुद को बाज रखा। उसके बाद तारीख ने देखा कि 1986 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक बहुत बड़ा जलसा किया मीनार पाकिस्तान लाहौर पर, और 1988 में अल्टीमेटली जब इलेक्शन हुए हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की और बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उस वक्त हुकूमत बना ली थी। हालांकि जब इनको दबाया जा रहा था पीपल्स पार्टी को, उसके बावजूद फिर पीपल्स पार्टी सियासी उफक पर उभरी और उन्होंने हुकूमत बनाई। इसी तरह 2002 में जब परवेज़ मुशर्रफ, ये बात किसी रहनी छुपी नहीं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुस्लिम लीग नवाज को हमेशा दबाने की, तोड़ने की, क्रश करने की कोशिश की, मगर उसके बावजूद 2002 में नवाज शरीफ साहब ने 15-16 MNAs उनके पास बड़ी मुश्किल से थे। ये बात मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी तस्लीम की है। उसके बावजूद 2013 में वही शख्स पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनता है जिसको दबाने की कोशिश की गई, जिसकी जमात को दबाने की कोशिश की गई, जिसकी जमात को तोड़ फोड़ का शिकार करने की कोशिश की गई। तो ये तारीख में होता रहता है सियासी जमातों के साथ। सियासी जमातें ऐसे वक्तों से गुजर कर पनपती हैं, आगे आती हैं और फिर वो ग्रो करती हैं, वो इक़्तिदार तक पहुंचती हैं। गर्चा तहरीक इंसाफ पर ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है, मगर इमरान खान साहब इस वक्त तक डटे हुए हैं। एक तो ये मंजरनामा है। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं हमारे साथी नौजवान, मैंने खुद एक सर्वे किया, जब फील्ड में जाते हैं लोगों से पूछते हैं कि इमरान खान साहब को उनकी जमात के लोग छोड़कर जा रहे हैं तो क्या आप इमरान खान साहब को वोट देंगे, क्या उनके साथ खड़े होंगे? 9 मई का सानिया वाकया जो भी हुआ वो आपने देखा, क्या इसके बाद आप इमरान खान को कसूरवार समझते हुए उनको रद्द कर देंगे? तो इस पर अवामी रद्द-ए-अमल बड़ा दिलचस्प है। अवामी रद्द-ए-अमल ये है कि इमरान खान साहब अगर खुद खड़े रहते हैं, अगर जो उनका नजरिया कल तक था वो उसी नजरिए को लेकर चलते हैं, तो हम खान साहब को वोट देंगे। हम खान साहब के नुमाइंदे को वोट नहीं देंगे। कौन नुमाइंदा है कौन नहीं है, फैज हसन चौहान होगा तो हम वोट देंगे, दूसरी फिरदौसा शिकवान होंगी तो हम वोट देंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम खान साहब जिसको टिकट देंगे, अगर वो नजरिए पर खड़े रहते हैं तो हम इंशाल्लाह खान साहब के साथ खड़े रहेंगे। ये अवामी हलकों में बहरहाल ये बात पाई जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ दिलचस्प जो बात मैं आपसे करना चाह रहा था मिफ्ता इस्माइल साहब की। मिफ्ता इस्माइल साहब से काशिफ अब्बासी साहब ने पूछा कि आप पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा जो देख रहे हैं, इसको 4 जुमले में अगर आप कंक्लूड कर दें, अगर आप 4 जुमलों में मुझे वाइंड अप करके बता दें कि ये सियासी सूरत हाल है और आगे वाला सियासी मंजरनामा, सियासी उफ़क़ क्या होगा, तो मिफ्ता इस्माइल से ये सवाल किया गया। मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसके जवाब में बड़ी ज़बरदस्त दलाइल दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में मसला इक़्तिदार का है, इस वक्त पाकिस्तान में मसला वज़ीर आज़म की कुर्सी का है, इस वक्त पाकिस्तान में मसला अपनी ज़ात और अना का है, इस वक्त पाकिस्तान में मसला पाकिस्तानियों का नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान में मसला 23, 24, 25 वर्ष जितनी पाकिस्तानी कौम है उसका नहीं है। जो भी वज़ीर आज़म आता है वो ये सोचता है कि मैंने मुखालिफ सियासी जमात को कुचलना किस तरह से है, उसके सियासी एजेंडे को किस तरह से तोड़ फोड़ का शिकार करना है और किस तरह से इस मुल्क पर हुकूमत करनी है। जब भी हमारी कोर मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग्स में ये बात डिस्कस नहीं होती कि इस वक्त रोटी का क्या रेट है, इस वक्त दालों का क्या रेट है, इस वक्त आटे की क्या सूरत हाल है, इस वक्त पावर क्राइसिस कितने हैं। ये बातें वहाँ पर डिस्कस नहीं होती, बल्कि ये बातें डिस्कस होती हैं कि किसको किस तरह से तोड़ना है, किस पार्टी के बंदे की वफादारी किस तरह उस पार्टी की से अलग करनी है और उस तरह इस पार्टी को ख़त्म करना है। तो ये तरजीहात हैं मिफ्ता इस्माइल साहब के नज़दीक। उनके नज़दीक जब काशिफ अब्बासी साहब ने ये पूछा कि आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में कुछ बेहतरी हो सकती है, तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस टूवर्ड्स लोग नहीं जा रहे, सियासी लोग, सियासी लीडर्स इस टूवर्ड्स नहीं जा रहे। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था तब एक उम्मीद बहाल हुई थी, मगर वो उम्मीद अब
दम तोड़ चुकी है। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने फिर 1986 की बेनज़ीर भुट्टो साहबा की मिसाल भी दी, पीपल्स पार्टी की मिसाल भी दी, और फिर 2002 में नवाज शरीफ की मिसाल भी दी कि जब कड़ा वक्त आया लेकिन ये लोग खड़े रहे, इन्होंने सियासत से विड्रॉ नहीं किया, तो इनके लिए नताइज बेहतर। तो खान साहब ने तो सियासत से तो दरकिनार, बेनज़ीर भुट्टो साहबा और नवाज शरीफ साहब के बरक्स वो तो पाकिस्तान से बाहर ही नहीं गए, भागे ही नहीं है, वो तो पाकिस्तान में मौजूद है। तो इसलिए उनका सियासी मुस्तकबिल काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। अलबत्ता हामिद मीर साहब के इंकशाफात चौंका देने वाले, उन्होंने कहा कि ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब को साइड लाइन करना है, उनकी सियासत को ख़त्म करना है, उनकी जमात को तोड़ना है, और उसके बाद इमरान खान साहब को अडियाला जेल रावलपिंडी में रखना है या फिर कोट लखपत लाहौर में रखना है, ये फैसला होना भी बाकी है। तो ये सूरत हाल है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो बातें की और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का उफक जो नुमाइंदगी कर रहा है वो मैंने आपके सामने रखी। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त इंसिडेंट आप कह लें या कुछ भी कह लें, वो है जिसमें हम ज़बरदस्त इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अवामी पाकिस्तान की अवाम के जहनों में हमेशा से ये सवाल रहा है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट, क्या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, क्या फ़ौज पाकिस्तान सियासत में मुदाखलत करती है या नहीं करती। अब मौजूदा दौर में इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री, इस वक्त जो फौज है, इस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनके बारे में तो ऐसी कोई बात करना ज़रा मुश्किल होगा और मुहाल होगा, और आप नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि थ्रेट्स होते हैं या इस तरह की प्रॉब्लम्स, बल्कि इसलिए भी कि आपको नहीं पता कि इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जहन में क्या चल रहा है, इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के अजहान में क्या चल रहा है, और वो सियासी सूरत हाल को और सियासी मंजरनामे को किस तरह से देख रही है, और वो क्या फैसला कर चुकी है कि हमने सियासत में किसको आगे लेकर जाना है, किसको लेकर नहीं जाना। तो अभी ये बात करना मुश्किल है। वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें मंजर आम पर आती है। हामिद मीर साहब ने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कराची में बैठकर कुछ बातें ऐसी की हैं, कुछ बातों से पर्दा उठाया, जिनमें उन्होंने जनरल बाजवा साहब की ज़ात पर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए। उनका नाम लेकर उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि जनरल बाजवा साहब अपनी मर्ज़ी का एजेंडा इंजेक्ट कराते थे, अपनी मर्ज़ी की बातें मीडिया से कराने के लिए सिफारिशें, ख्वाहिशात का इजहार करते थे, दबाव डालते थे। और इसके साथ साथ उन्होंने एक वाक़या बयान किया कि 2018 के इलेक्शन में मैं जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान की इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहा था, तो इस दौरान एक दिन इमरान खान साहब का मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने फ़ौज को काफ़ी बुरा भला कहा। उसके बाद मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नुमाइंदे की तरफ से कॉल आई, उन्होंने कहा कि आपसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कल मुझे वक्त बता दें और मकाम बता दें, मैं आ जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कल नहीं आज। तो मैंने कहा आज किस तरह मुमकिन होगा, 9 बज चुके हैं। तो उन्होंने कहा जी गाड़ी आपको पिक करने के लिए आ जाएगी। फिर हामिद मीर साहब ने तंज़िया ये भी कहा कि वीगो, ब्लैक वीगो उनको पिक करने के लिए पहुंचा था। बहरहाल उन्होंने कहा कि जब हम पहुंचे तो वहाँ पर एक हमारे कोलीग पहले से मौजूद थे, एक सहाफ़ी पहले से मौजूद थे। हम बाजवा साहब के साथ बैठ गए। कुछ देर बाद सलीम साफ़ी साहब ने हमको ज्वाइन किया। सलीम साफ़ी साहब के सामने ये बात हुई। बाजवा साहब ने मुझसे कहा कि इमरान खान साहब ने आज नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा है कि नवाज शरीफ को ISI ने खड़ा किया, नवाज शरीफ को फ़ौज ने खड़ा किया, और आपने वो बातें चला दी हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है। मैंने कहा कि इमरान खान तो आपका आदमी है, आप मुझे ये कह रहे हैं कि खान साहब ने ये बातें की हैं। तो बाजवा साहब ने कहा मेरा आदमी कब से हुआ? तो उन्होंने कहा सारी दुनिया जानती है, आप नहीं जानते। बस इस पर वो हंसने लगे और कहते हैं कि फिर बाजवा साहब ने मुझे कहा कि आप इमरान खान साहब के हवाले से थोड़ा सा सॉफ्ट इमेज डेवलप करें। तो सलीम साफ़ी साहब की वहाँ पर बहस हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब से कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं कि इमरान खान को प्रमोट करें, आप ये अच्छा नहीं कर रहे। फ़ौज का सियासत से ताल्लुक़ वैसे तो नहीं होता, मगर आप जिस शख्स को लेकर आ रहे हैं आपको उसके भयानक नताइज भुगतना होंगे। जिस पर हम सलीम साफ़ी साहब और जनरल रिटायर्ड बाजवा के दरमियान काफ़ी तल्ख़ कलामी भी हुई, और वहाँ पर सलीम साफ़ी साहब ने फिर गुस्से में खड़े होकर उंगली का इशारा करते हुए कहा कि आप इसके नताइज भुगतेंगे, आप इसके नताइज, भयानक नताइज देखेंगे। उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी काफ़ी गुस्सा आया और वहाँ पर बातें कुछ हुई। एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, बहरहाल उसके बाद उन्होंने कहा कि बाजवा साहब पर एक और इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया हामिद मीर साहब ने कि बाजवा साहब ने हमें एक एक करके रुखसत किया, और मुझे उन्होंने अलहदगी में जाकर रुखसत किया और कहा कि आज जो बातें ये ऑफ एयर होनी चाहिए, ये बातें ऑन रिकॉर्ड नहीं आनी चाहिए। मगर उनकी रिटायरमेंट के बाद अब ये बातें ऑन रिकॉर्ड हामिद मीर साहब भी ला चुके हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को जो बार बार मीडिया पर आकर कहा जाता था कि हम सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, हम गैर सियासी लोग हैं, तो उसका भांडा
उस दौर में तो ये सब कुछ चल रहा था 2018 से फिर ऑनवर्ड्स, जब तक बाजवा साहब रहे। ज़ाहिर बात उन्होंने सियासी तोड़ फोड़ की, उन्होंने मर्जी से लोगों को आगे लेकर आए और ये तमाम तर मामलात हुए हैं। इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के आप कह लें कि खाने में क्या चल रहा है ये हम नहीं जानते, और इस हवाले से कुछ ज़्यादा हम एक्सपोज भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक बातें हमारे पास सबूत और एविडेंस के साथ नहीं पहुंचेंगी तो इस पर हम बात नहीं कर सकते। आज तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।